बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर जाएंगे क्योंकि वहाँ की सूरत हाल अभी तक कशीदा है और ना ऐसा लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है और ना पाकिस्तान की हुकूमत समझ पा रही है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत समझ पा रही है और किसी सूरत भी अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शौकत नवाज मीर साहब की गिरफ्तारी के बाद अभी काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब कानून तो ये कहता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करते हैं। तो जब कानून नाफिज करने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों तो फिर लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इक़्तिदार की हवस में ताकत के नशे से चूर चंद किरदार पाकिस्तान की शारक से खेल रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि इनका खेला हुआ ये खेल कल पाकिस्तानियों को कितना भारी पड़ेगा। यानी कल आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही नतीजा हुआ। एक जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में तजर्बा किया, नतीजा पूरे पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तानियों ने भुगता। एक दूसरा जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए अफगानिस्तान में जहाज शुरू करवाया, नतीजा पूरा मुल्क आज तक भुगत रहा है। वही जर्नैल था जिसने मुस्लिम लीग नून और MQM की बुनियाद डाली, उन्हें बनाया, उसका नतीजा भी पूरे पाकिस्तान ने भुगता और बार बार भुगत रहा है। जराइम पेशा अफराद को और ताजरों को वो सियासत के अंदर लेकर आया, हम नुकसान उठा रहे हैं। एक और जर्नैल था, उसने अपने वक्ती मफाद और ज़ाती अना के चक्कर में अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और बलूचिस्तान में वो चिंगारी उसने भड़काई जो अभी तक एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेल दिया और 80,000 लाशें हमने उठाई हैं। ये एक जर्नैल ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मरतबा वही तजुर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन यह फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीजें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत हाल यहां तक नफरत की पहुंच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात हैं उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहां मसाजिद के अंदर ऐलान करवाया गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है। लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पे समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी ज़िंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स रहे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रहीं। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनज़ीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनज़ीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफ़ा वो लाहौर आई, तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनज़ीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनज़ीर का, उन्होंने कहा था कि जहां भी पाकिस्तान में
पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा, हम उसे तीर का निशान जरूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनजीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। पांचवा नुक्ता यह है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी राब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ऐवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर लेंगे किसी ने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। आईपीपी इनके साथ शामिल हो जाती है। आपको पता है उनको भी सीटें सूटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला यह है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही इस ऐवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमीर तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में ही खेल खूल के नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर हो गई। इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तवज्जो उधर ही पड़ गई थी। उनको लग रहा था वो कारोबारी मुमलिकत चला रहे हैं और वो बिल्कुल भूल भाल गए थे हर चीज़ को, पूरा फोकस ही उधर हो गया था। अब इमरान खान साहब ने तो हटाया था इसलिए कि तरफ पॉलिटिकल साइड पे आओ, लेकिन वहां अब हुकूमत जो भी कानून साजी करती है उसके बारे में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो भी अंदर खाते काम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी समझ ही नहीं आती कि ये अंदर क्या हुआ है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब जो चीज़ें अपोजिशन को निकालनी चाहिए थी वो मीडिया निकाल कर लाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा और इसकी वजूहत भी बतानी पड़ेंगी कि अगर उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, और अगर उन्होंने मैदान खुला छोड़ने का फैसला किया तो वो क्यों किया और किस बुनियाद पे किया। और ये तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे हुकूमत बनाने देगी एस्टेब्लिशमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पे हो। आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, खासतौर पर शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद। यहां ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर ली है और वो एतवार के रोज़ एक बड़ा एहतजाज करने वाले हैं बरतानिया के शहर लंदन में। तो मुझसे जिन दोस्तों ने रब्ता किया उन्होंने कहा जी आप अपने प्रोग्राम में भी बताएं ताकि लोग बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। तो अब उम्मीद यह है कि लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे और एहतजाज करेंगे जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। ख़ास तौर पे देखें शौकत नवाज मीर साहब गिरफ्तार हुए, इससे पहले अहमद फरहाद साहब गिरफ्तार हुए हैं और भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अहमद फरहाद साहब के बारे में कभी इतला आती है कभी नहीं आती, कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। और रज़ी ताहिर साहब का तो शुक्र है कि वो जुडिशल हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्दी उनकी बेल हो जाएगी तो मामला शायद हल हो जाए। सरदार अमान कश्मीरी ने एक स्टेटमेंट दिया रावला कोर्ट के धरने में। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात का तरीक़ेकार अपनाओ, हमें यह हरगिज़ कबूल नहीं है कि 12 चोर उस पार से लाओ 12 चोर इस पार से लाओ और फिर हुकूमत बना लो। यानी वो ये कहते हैं 12 बंदे आप उधर से अपने जितवा लेते हैं, 12 सीटें आप यहां पे इधर उधर से करके पूरी कर देते हैं और फिर अपनी हुकूमत आप बना लेते हैं। अवाम को वोट देने और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए। नून लीग का तरीके आज़ादी कश्मीर से क्या ताल्लुक है? नून लीग हमें यह ना बताए कि तरीके आज़ादी क्या है। ना राना सनाउल्लाह की यह औकात है कि वो हमें तरीके आज़ादी कश्मीर का दर्स दें और ना ही ख्वाजा आसिफ की यह हैसियत है कि वो इस जद्दोजहद पर हमें कोई लेक्चर दें। इनका तहरीके आज़ादी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे यहाँ पे पीपल्स पार्टी के ऊपर तो उन्होंने कोई तनकीद नहीं की और पीपल्स पार्टी नरम नरम स्टेटमेंट्स भी दे रही है। मिसाल के तौर पे जो
ये खबर है मेरे पास, ये जियो पे छपी हुई है। ये जो वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त है फैसल राठौर, जिन्होंने कलदम करार दिया ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिन्होंने चारों के सर के ऊपर इनाम भी रखा, जिनकी हुकूमत ने 4 रहनुमाओं के सर के ऊपर इनाम रखा गया, जिनमें से अब एक जबरी तौर पे लापता है, यानी उनका कुछ पता नहीं है, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ना ही किसी अदालत में पेश किया गया शौकत नवाज मीर को, और ये अब एक नॉर्मल चीज पाकिस्तान में समझी जा रही है। तो मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं है, एक जायज मुतालबा है। अब ये कहना शुरू होगी पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी पहले किसी और तरफ खड़ी थी, अब वो ये कह रही है बिल्कुल जायज गिला है, मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा होना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, और मरियम नवाज पंजाब से ज्यादा सीटें छीन लेगी ताकत के बलबूते पे, और वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी। तो पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि अगर हुकूमत बनानी है तो आज़ाद कश्मीर वालों को राजी करो, और पीटीआई जो है उसको गेम से बाहर तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कर लेना है। तो एक हुकूमत तो बन गई गिलगित बल्तिस्तान में, तो एक और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेते हैं, और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दे दे। आने वाले दिनों में आप बिलावल और जरदारी के मुंह से एस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी और तारीफें भी सुनेंगे। नादरीन, हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करता हूं, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों करते हैं। मैं DGISPR का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूं, मेरी फौज के तर्जुमान है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है, लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है। मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूं, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूं। जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की। जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज कौम के सामने रखी। ये हमेशा से मैं करता हूं, और अब यह सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया। इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है। दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और यह बात पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पहली मरतबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध ताश मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं। इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है इन्हें, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी इंडिया के साथ, इनके राब्ते हैं, हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी। तो इंडिया के साथ राब्ते करें, जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध ताश मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए। हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती, लड़ाई खुद ही एक मसला होती है। लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफ़ी नुकसान हो गया। तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है। बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना, वो पूरे करने चाहिए। यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की तो ज़मीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। तो अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा कर देंगे, तो वो भी करने पर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो ख़त्म किए जाए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ्लो के साथ आ सके। नादरीन, तेल महंगा हो जाता है ना पाकिस्तान में, एक अजीबोगरीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है, वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने। यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। यदि वहां महंगा होता है तो आप 24 घंटे में यहां महंगा कर देते हैं, वहां सस्ता होता है तो आपको सस्ता करने में 3 हफ्ते से 1 महीने तक मौत पड़ जाती है कि जनाब हमने सस्ता नहीं करना। तो अजीबो गरीब किस्म के जेब कतरे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं। नाज़रीन, यहां पे एक फैक्ट है,
जो पेश किया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। ये फैक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीजों को रोका और फिक्स किया। अगर इमरान खान साहब 2021 में आईपीपीज के साथ बातचीत ना करते और डॉलर रेट 148 के ऊपर फिक्स ना करते तो आज सूरत पता क्या होती, ये मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि डॉलर तो महंगा होता चला जा रहा था और उसने 200-250 तक पहुंचना था। इमरान खान साहब के दौर में जब डॉलर का रेट 175 था तो इमरान खान साहब ने आईपीपीज को इस बात के ऊपर कायल कर लिया और उनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप 148 पे फिक्स कर दें। डॉलर चाहे 500 का भी हो तो आपको 148 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो डॉलर के रेट पे दिया था, उनको पता था 300 तक डॉलर जाएगा तो मुनाफा ही मुनाफा आईपीपीज का, कमीशन ही कमीशन, मौजें ही मौजें। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको 148 पे फिक्स कर दिया और अब जब डॉलर ₹350 का या इससे ज्यादा कीमत का है, लगभग 300 रुपए के आस पहुंचा हुआ है, तो नतीजा पता क्या निकलना था। अगर इमरान खान साहब ये डॉलर रेट 148 पे फिक्स ना करते तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2500 अरब के बजाय 5000 अरब चढ़ता हर मर्तबा और पाकिस्तानियों को यह पे करना पड़ता। तो अब भी जो है वो वफाकी वजीर पानी और बिजली ने खुद कहा कि जनाब हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1 यूनिट होती है और जो हम पैसे देते हैं वो 4 यूनिट के देते हैं। नादरीन, आपको बोर्ड ऑफ पीस याद होगा, साबिर शाकिर साहब इसको बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, नेतन्याहू। तो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब वो मुतहरिक हो गया बहुत तेजी से और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है, गाड़ियां हैं, इक्विपमेंट है, वो गजा में पहुंचाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को मैसूर पनाहगाहों में धकेल दिया जाएगा और फ़लस्तीनी वहां पे बंद हो जाएंगे और ये पूरा जो एरिया है ना गाजा का, ये एक अजीब जंगल बन जाएगा। यानी यहां पे जो अमीरों के इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत दूर दराज से लाके लोगों को बसाया जाएगा। तो यार रियल स्टेट का एक कारोबार होगा और बीच में छोटी छोटी जेलें कायम की जाएंगी, छोटी छोटी कैद खाने कायम किए जाएंगे जहां पे मजबूर और गरीब फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा और इन फ़लस्तीनियों से चाकरी और काम और गुलामी करवाई जाएगी उन बड़े और ताकतवर लोगों की जिनको ये इलाका गिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो गया और इस पे काम हो गया तो आप देखिएगा आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरी ये पेशन गोई है और बाकायदा जो डिजाइन है उसको देखे तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे तज्जियाकार इसके बारे में इसी अंदाज में ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि वेस्टर्न तज्जियाकार भी इसको ऐसे ही बयान करते हैं। नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है और देखें उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफ़ी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया जिसपे ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़े और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिलुलबैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि
खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर फिर हम आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।